हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूं रीजनिंग के प्रश्न, और ये रीजनिंग के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बत्तख के आगे दो बत्तख हैं और एक बत्तख के पीछे दो बत्तख हैं और दो बत्तखों के बीच में एक बत्तख है। ये प्रश्न दोस्तों यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था 2013 में। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रश्न कहता है उसी के अनुसार क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में, कितनी संख्या में दोस्तों, कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बत्तख के आगे दो बत्तख हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात कहूँ कि ये एक बत्तख है, ठीक है, एक बत्तख के आगे दो बत्तख है, यही तो कह रहा। तो ये एक बत्तख हो गई, इसके आगे दो बत्तख हैं, तो एक बत्तख ये हो गई, इसके आगे एक बत्तख ये होगी, इसके आगे ये एक बत्तख है, तो इसके आगे क्या कह रहा है, दो बत्तख है, तो ये एक बत्तख होगी इसके आगे और ये दूसरी बत्तख होगी इसके आगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, एक बत्तख के आगे दो बत्तख है, तो ये एक बत्तख है, एक बत्तख के आगे दो बत्तख हैं, ये सेटिस्फाई होगी कंडीशन। अब क्या कह रहा है कि एक बत्तख के पीछे दो बत्तख हैं। अब देखिए, ये तो एक बत्तख के आगे दो बत्तख होगी। अब कह रहा है कि एक बत्तख के पीछे दो बत्तख हैं, तो एक बत्तख के पीछे दो बत्तख के का मतलब क्या है, जो सबसे लास्ट वाली है उसके पीछे कितनी है, एक ये वाली होगी और एक बत्तख ये वाली होगी। तो कितनी बत्तख हैं, दो बत्तख हैं। एक बत्तख के आगे दो बत्तख हैं, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई, और एक बत्तख के पीछे दो बत्तख हैं, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दो बत्तखों के बीच में एक बत्तख है, तो देखिए एक ये वाली बत्तख इसके बीच में और एक ये वाली बत्तख इसके बीच में, दो बत्तखों के बीच में एक बत्तख है, तो देखिए दो बत्तखों के बीच में एक बत्तख है, ये बीच वाली, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। ठीक है, तो पूछ रहा है कितनी बत्तख हैं, तो कितनी बत्तखें हो गई, ये एक दो तीन बत्तख की तो हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। बात आ गई दोस्तों समझ में? तीन बत्तख हैं, एक दो तीन। ठीक है, इनका फेस इस तरफ है, हमने इसका फेस इस तरफ दे दिया, तो कह रहा था एक बत्तख के आगे दो बत्तख, तो फेस इस तरफ है, तो इस बत्तख का फेस दोस्तों इस तरफ रहेगा, तो इसके आगे दो बत्तख हैं, एक तो ये वाली बत्तख है इसके आगे और ये वाली। ठीक है, दो बत्तख इसके आगे हैं। फिर इसने कहा था कि एक बत्तख के पीछे दो बत्तख हैं, तो देखिए एक बत्तख हमारी पास, जब इनका फेस इस तरफ फेस है तो इसका फेस भी दोस्तों इस तरफ होगा, और इसके पीछे दो बत्तख हैं, ऐसा कहा क्या, तो एक बत्तख ये हो जाएगी इसके पीछे और एक बत्तख ये हो जाएगी इसके पीछे। ठीक है, और दो बत्तखों के बीच में एक बत्तख है, तो पहली वाली बत्तख और लास्ट वाली बत्तख के बीच में एक ही बत्तख तो आएगी। ठीक है, बात आ गई समझ में? तीन आपके प्रश्न का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस तथा भाग, गुना तथा माइनस को समीकरण इस पूरे में बदल दिया जाए तब इसका मान होगा। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा, क्या कहा गया प्रश्न में, अगर हम प्लस की जगह भाग कर दें और गुना की जगह माइनस को कर दें, ठीक है, प्लस जहाँ पर है वहाँ पर भाग का निशान रखते हैं, जहाँ गुना का है वहाँ पर माइनस का साइन रखते हैं, तो इस पूरे समीकरण को बदल दिया जाएगा तब इसका मान क्या होगा। अब समीकरण दोस्तों आपके पास ये दे रखा है, ठीक है, देखिए 17। अब जहाँ पर डिवाइड है वहाँ हम क्या कर देंगे, प्लस, प्लस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस, तो जहाँ डिवाइड है वहाँ प्लस कर देंगे, तो प्लस कितना दे रखा है, 7। अब क्या है, माइनस, देखिए जहाँ गुना है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ गुना, तो माइनस की जगह क्या, गुना, कितना, 27। अब देखिए जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर देंगे, भाग, अब यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ करेंगे भाग 9, और जहाँ गुना है वहाँ क्या करेंगे, माइनस, -3। इस तरीके से सॉल्व करते हैं दोस्तों। हमको क्या करना होता है, चिन्ह को बदलना होता है, जहाँ प्लस है वहाँ भाग कर दो, जहाँ भाग है वहाँ प्लस। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, आपको एक चीज़ पता है, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड सॉल्व होगा। तो कर दीजिए, 9 से मैं काटूंगा, 27 को कितनी बार जाएगा, 3 बार, इतने पूरे का मान कितना आ गया, 3। ठीक है, अब देखिए फिर डिवाइड के बाद में क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो 7 × 3 हुआ, तो 7 त्रिक का कितना हो जाएगा, 21, कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे का मान 21, इधर कितना है, 17 + 21
माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, अब इनको हम जोड़ लेते हैं, आंसर आ जाएगा 17 में मैं 21 जोड़ूँ तो 7 और 1 8, 1 और 2 3, 38 हो जाएगा। माइनस करेंगे उसमें से 3 को, 38 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, आपका आंसर आ जाएगा 35। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। 35 आपका डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, यदि गणितीय चिन्ह प्लस का अर्थ भाग, माइनस का गुना, गुना का अर्थ माइनस तथा भाग का अर्थ प्लस है, तब समीकरण इसका मान क्या होगा। आरआरबी 2016 में प्रश्न पूछा गया रेलवे में। अब देखिए समीकरण आपको दे रखा है, तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर क्या लेंगे, भाग, क्योंकि प्लस का अर्थ भाग कहा गया है। उसी तरीके से सभी साइन को हमें चेंज कर देना है। तो यहाँ 11 दे रखा है, आप 11 ले लीजिए। अब गुना, अब देखिए गुना का अर्थ क्या कहा गया है, माइनस, तो गुना का अर्थ माइनस है, तो गुना की जगह हम माइनस लेंगे। 7 प्लस है, प्लस का अर्थ क्या कहा गया, डिवाइड, तो इस प्लस की जगह हम डिवाइड ले लेंगे। ठीक है, फिर कितना है 21। अब क्या कह रहा है, गुना, गुना का अर्थ दोस्तों माइनस है, आपको मालूम है, तो गुना का अर्थ माइनस है, तो माइनस ले लेंगे 2। भाग, भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग की जगह यहाँ प्लस ले लेंगे 2, भाग की जगह क्या ले लेंगे, प्लस 3। अब माइनस का अर्थ कितना है, माइनस का अर्थ गुना है, तो यहाँ माइनस की जगह क्या ले लेंगे, गुना ले लेंगे 4। ये आपका आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, आपको ये पता है, सबसे पहले सॉल्व होता है भाग। तो यहाँ पर भाग कहाँ पर है, यहाँ पर भाग है दोस्तों, देखिए 11 माइनस 7 भागे कितना, भागे 21। ठीक है, इतना दे रखा है। फिर कितना दे रखा, -2 प्लस का 2, ठीक, फिर प्लस का 3, फिर गुने 4, ये आपको दे रखा है। इसको हम पूरे को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 7 एकम 7 कटेगा, 7 त्रिक 21। ठीक है, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 चौके कितना, 12, इसका पूरे का मान 12 आ गया। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 तो वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, अब क्या बचा, प्लस का 12। इसको सॉल्व करेंगे, आपके क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस का 11 है, यहाँ पर प्लस का 12 है, तो प्लस का 11 प्लस का 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23 माइनस 1/3। ठीक है, अब इस फॉर्म में तो आंसर आपको नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई 23 से करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई 23 से करेंगे, कितना हो जाएगा 69, और 69 में से 1 घटा देंगे, 68 बटे में कितना हो जाएगा 3। अब चेक करिए, क्या पता इस फॉर्म में आंसर दे रखा हो 68/3, तो 68/3 पहला ही आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अगर इस फॉर्म में भी आंसर नहीं होता तो 3 से हम क्या करते, इसको कटाते। ठीक है, 3 से इसको कटा देते, तब जो बचता वो आंसर आता। देखिए 3 से कैसे कटा सकते हैं, 3 दूने का 6 कटेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना है, फिर से 3 दूने का 6 कटेगा, 6 तक कट गया, 2 बचेगा, तो 2 ऊपर बटे में कितना 3। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें पहले वाली फॉर्म में आंसर दे रखा है, वही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों मिसिंग नंबर का है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं मिसिंग नंबर की बात करूँ तो मिसिंग नंबर कहाँ दिया गया है, यहाँ पर आपका मिसिंग नंबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या है कि ये पता करना है। जिस तरीके से यहाँ पर 8 आया है उसी तरीके से ये मिसिंग नंबर वाली संख्या आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बाहर तो छोटी छोटी संख्या आएंगी, बाहर क्या है, छोटी छोटी संख्या 5 3 8। तो देखिए जब मिसिंग नंबर यहाँ पर है तो पहले हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात के बीच में जो संख्या दे रखी है उसको आप ध्यान से देखिए, क्या दे रखा है 256। मैंने क्या किया, इस संख्या को जब ध्यान से देखा तो मुझे एक बात पता चली कि 256 क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है। और आपको भी एक बार में समझ में आ जाएगा कि 256 16 का स्क्वायर होता है। कब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा जब आपको स्क्वायर याद होंगे। लेकिन जब स्क्वायर याद नहीं है, क्यूब याद नहीं है, तो संख्याओं को ध्यान से देखने पर भी पता नहीं चलेगा ये स्क्वायर दे रखा है या क्यूब। इसीलिए मैं कहता हूँ स्क्वायर और क्यूब आप याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो 256 को जब आपने देखा कि ये तो 16 का स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है 16 का स्क्वायर, तो इन तीन संख्याओं को जोड़ेंगे कितना आएगा
5 और 3 8 और 8 और 8 कितना 16। मतलब बाहर वाली संख्याओं का हमने क्या किया योग, और योग का स्क्वायर किया तो बीच वाली संख्या हमको मिल गई। क्लियर, बीच वाली संख्या हमको मिल गई। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। बाहर वाली संख्याओं का हमने क्या किया योग, और योग का हमने स्क्वायर किया तो हमें ये वाली संख्या मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए क्या है 676। जब आपको इसका स्क्वायर नहीं पता कि ये किस संख्या का है तो आपको इसका भी पता नहीं होगा, क्योंकि आपने स्क्वायर याद नहीं किए। अगर याद कर लिए हैं तो ये भी पता आपको कितने का है और ये भी पता होगा कितने का है। तो 676 किस संख्या का स्क्वायर होता है? ये होता है दोस्तों आपका 26 का स्क्वायर। कितने का? 26 का स्क्वायर होता है। कितना? 676। तो ये 26 कहाँ से आया होगा? बाहर वाली संख्याओं को जोड़ करके उनका योग 26 आया होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बाहर वाली संख्याओं को जोड़ा तो उनका योग 16 आया, और 16 का स्क्वायर 256। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि 676 26 का स्क्वायर है, तो 26 कहाँ से आया होगा? ये बाहर वाली संख्याओं को जोड़ करके आया होगा। तो बाहर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, 11 और 7 18 हो जाएगा। हमको चाहिए 26। कितना चाहिए दोस्तों? हमको चाहिए 26। ठीक है, 26 में से हमें 18 मिल गया, 2 का योग कितना मिल गया? 18। तो 26 में से मैं 18 माइनस कर दूंगा, पैसे ही पता चल जाएगा कितना आएगा। मिसिंग नंबर की जगह 8 आ जाएगा। तो यहाँ मिसिंग नंबर की जगह कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 आ जाएगा। तो 11 7 18, 18 में 6 8 जोड़ दो 26। तो मिसिंग नंबर की जगह 8 आ जाएगा। पहला ऑप्शन आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे 3x3 का सिमेट्री है। LIC ADO 2009 में प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न की मैं बात करूं, देखिए आपने कितनी प्रैक्टिस की है इन प्रश्नों की। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो एक बार इस प्रश्न को खुद से करके देखिए, आपको पता लग जाएगा प्रश्न कितना कठिन है। एक बार प्रैक्टिस करके तो देखिए, इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करके देखिए। वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, खुद से करिए और मुझे बताइए कि सर हमारा आंसर ये आया था। सही आया अच्छी बात, नहीं आया सही कोई बात नहीं, हम आपको सही बताएंगे कैसे आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि एक बार संख्याओं को जरूर ध्यान से देख लेना चाहिए। तो संख्याओं को आप ध्यान से देखेंगे तो संख्या आपको कैसे दे रखी है? लगातार फॉर्म में। देखिए लगातार कैसे, M के बाद N आता है, N के बाद O के बाद P Q R S T। देखा संख्याओं को आपने, M N O P Q R S T संख्याएं कैसी दे रखी हैं? लगातार फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर एक बार इन्हें फिर से लिख लेता हूँ, P T और यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क। ठीक, O Q S M N R ये आपको दे रखी है, ये मैंने बाहर लिख ली। अब देखिए M के बाद क्या आता है? N। ठीक है, N के बाद क्या आता है? O के बाद क्या आता है? P के बाद Q के बाद R के बाद S के बाद T के बाद क्या आएगा? T के बाद आप कहेंगे सर U आएगा। क्या आएगा? U आएगा। तो यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया, डी ऑप्शन U। क्लियर हुई बात? प्रश्न बिल्कुल कठिन नहीं था। प्रश्न कठिन कब हो जाता है? जब आप तैयारी नहीं करते हैं, तब प्रश्न कठिन हो जाता है। एक बार कर लिया तो ये मत सोचिए आ गया। जितनी बार कर सको उतनी बार करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, RS अग्रवाल की जो बुक होती है, आपने कितनी बार उसको पढ़ा है? RS अग्रवाल की बुक का सॉल्यूशन आपने कितनी बार किया है? मैं अपना बता दूं, मैंने कितनी बार किया है? 16 बार। RS अग्रवाल की बुक का सॉल्यूशन मैंने 16 बार किया है। देखिए एक से लेकर पेज नंबर 1 से लेकर और लास्ट तक मैंने 16 बार किया है। जब मैंने पहली बार किया था आ गया मुझे, फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए फिर एक और बार किया, फिर एक और बार किया, तीसरी बार फिर एक और बार किया। प्रैक्टिस जब मैं हर बार इस बुक का सॉल्यूशन करता, उतनी ही बार मेरी प्रैक्टिस अच्छी होती जाती। मैंने फिर 5 बार किया, फिर 6 बार किया, फिर 7 बार। ऐसे ही मैंने टोटल किया 16 बार तक। बुक का सॉल्यूशन मैंने ऐसे ही कितनी बार तक किया? 16 बार तक। जब मैंने 16वीं बार पे किया तो मुझे पूरे जो मेरी बुक है पूरी, उसका एक एक सवाल मुझे ऐसे याद हो गया कि अब तो मैं इन प्रश्नों को देख कर ही सॉल्व कर दूँ। इस तरीके से वो बुक मुझे पूरी याद हो गई। लेकिन ये प्रैक्टिस कहाँ से आई? ये प्रैक्टिस आई
कि मैंने ये नहीं सोचा कि जब मैंने एक बार क्लियर कर ली बुक तो मुझे आ गया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैंने 2 बार क्लियर कर लिया आ गया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैंने बुक का सॉल्यूशन 3 बार कर लिया अब मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं करता चला गया 16 बार तक मैंने किया और ये प्रैक्टिस आई है दोस्तों 16 बार। जब मैंने RSF अग्रवाल की बुक को सॉल्यूशन किया 1 से लेकर लास्ट पेज तक 16 बार, ठीक है दोस्तों, तब जाकर ये प्रैक्टिस आई है। और ऐसा नहीं है कि आज मैंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया है, ऐसा नहीं है। मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ, आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ दोस्तों, बीच बीच में टाइम मिलता है, आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। और भी बुक्स हैं, मैं रीजनिंग, देखिए ये वीडियो मेरा रीजनिंग का है, मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। तो रीजनिंग की बुक की मैं प्रैक्टिस मैंने कितनी बार की है, बहुत बारी की है। तो ये जो हमारे पास जो हमारा अनुभव है या फिर हमारी जो तेज़ी है सवाल को करने की, या सवाल हमसे जो गलत नहीं होता है, उसका कारण यही है कि हमने एक एक सवाल कई कई बार किया होता है, बहुत बहुत बार हमने ये सवाल किए हैं, इसलिए ये हमारी प्रैक्टिस अच्छी है दोस्तों। बात आ गई समझ में? तो आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे, एक बार सवाल करा दिया तो ये मत सोचिए ये तो हमने कर लिया अब नहीं करना, दोबारा कीजिए उसको। करेंगे तो आपका माइंड सेट ऐसा हो जाएगा कि आप 10 साल बाद भी अगर उस सवाल को देख रहे हैं तब भी आप उसे कर देंगे कि इसका आंसर ये होगा, ऐसा माइंड सेट हो जाता है आपका। क्लियर दोस्तों? वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।